हेलो व्यूअर्स। अगर आप लोग भी जेई नीट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल, या फिर आप उसे ही कह सकते हैं फॉर्मूला डेराइव्ड फ्रॉम बोहर मॉडल्स। उसमें हमने दो फॉर्मूले सीख लिए थे, एक रेडियस का फॉर्मूला एंड एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट हम सीख चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इसमें हमने देखा था कि जब भी हमारा फॉर्मूला डेराइव हुआ, उसके बाद इससे रिलेटेड कितने ग्राफ्स हो सकते हैं, किस टाइप से आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ का नेचर क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ चुके थे। और इसके ऊपर पिछले कुछ सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, और जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोल्यूशन एंड एनर्जी। ये तीन टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टाइम पीरियड। तो हेडिंग लिख लीजिएगा टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर इसे ही आप कह सकते हैं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। तो मैंने लिख लिया व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। मुझे पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इसी का ही मुझे टाइम निकालना है कि एक रिजोल्यूशन कंप्लीट होने में इसे कितना टाइम लगा। तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो मैंने कह दिया सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाता है सर्कल का, विच इज 2 पाई आर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। मैंने कहा वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड तो लिख लिया, कितना हो गया 2 पाई आर, वेलोसिटी हो गई हमारी v, ये आ गया हमारे पास में टाइम। ठीक है, अब मैंने कहा ऑलरेडी हम रेडियस एंड वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके थे। रेडियस का जो फॉर्मूला आता है वो था हमारे पास, रेडियस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। यही था हमारे पास फॉर्मूला। मेरे पास में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वो था हमारे पास में के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। यस और नो? यही था। तो ये दोनों वैल्यूज उठाकर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूंगी। तो मैंने कह दिया दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेडियस and velocity in equation 1। क्लियर है? तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने कह दिया टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू उठाकर मैंने रख दी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ठीक है, अपॉन v है तो मैंने v की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू क्या है? ये रही के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो फ्रैक्शन पलट जाएगा। तो मैंने कहा इसको हम लिख लेते हैं 2 पाई इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर इंटू, ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो एन एच क्या हो गया? ऊपर चला गया, एन एच अपॉन के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई। ठीक है, जो कट रहा है उसे काटते जाइएगा। तो मैंने कह दिया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो मैंने कहा h से h भी कैंसिल नहीं होगा, k और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है।
तो बाकी सब लिख दीजिए एज इट इज। तो मैंने कहा n यहाँ पर 2 हो गई पावर, यहाँ पर 1, बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती है, तो n की पावर 3h, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कितने हो गए 3h अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। m कितना है, 1 m है, तो मैंने कह दिया m। k 2 हो गए, k की पावर 2, z 2 हो गए, z की पावर 2, e की पावर कितनी आ गई आपके पास 4। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, वैल्यूज और कांस्टेंट्स को सेपरेट कर दिया। h क्यूब अपॉन 4 पाई का स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। यस और नो। ये जो कांस्टेंट है इसी की वैल्यू निकलकर कितनी आती है, 1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 सेकेंड्स। क्लियर है। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या आ गया टाइम पीरियड का, 1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 n क्यूब बाय z स्क्वायर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो मेरे को देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसके ऊपर ग्राफ्स मुझे देखने हैं। क्या देखने हैं मुझे, ग्राफ मुझे देखने हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो हेडिंग लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो मैंने कहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 n क्यूब बाय z स्क्वायर। z स्क्वायर पलट के कहां चला गया, ऊपर। तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 इंटू n क्यूब, और यहाँ पर ऊपर आ गया आपका z स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहला ग्राफ है मेरे पास में, ग्राफ के लिए मैंने कह दिया फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैंने ग्राफ बनाया z स्क्वायर के बीच में। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो आपको कंपेयर करना है उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ से। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने कहा कंपेयर कीजिए, f इज इक्वल टू 1/1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। यस और नो। x क्या है, z स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x। तो ये बाकी सारा मामला जो है ये क्या हो गया आपका m प्लस 0 कर दिया, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो मुझे पता है ग्राफ तो कहां से शुरू हो रहा है, इंटरसेप्ट से, 0 से। मैंने कहा z स्क्वायर एज इट इज, ये स्लोप मेरा है आपके पास में, ये बाकी बचा हुआ स्लोप होगा। स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग, लीनियर इंक्रीज। ग्राफ आ गया आपका ये। मैंने कहा दूसरा ग्राफ है बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस 1/n का क्यूब। ये ग्राफ है, आपको कंपेयर करना है कि ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। तो सबसे पहले क्या कंपैरिजन करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ से कंपैरिजन करते हैं। तो आपने कह दिया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 इंटू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। यस और नो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, किसी को कोई दिक्कत, इंटू 1/n क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्या ये आपका x है, बिल्कुल है। तो ये सारा मामला आपका क्या हो गया, m हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास c हो गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बन चुका है। तो लीनियर इक्वेशन को तो फॉलो करा, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा। तो मैंने सबसे पहली बात तो लिख ली कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, आपका लीनियर नेचर। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है आपका 0, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। ग्राफ में ये जो m की वैल्यू है स्लोप की, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपको पता है ग्राफ कैसा जाना चाहिए, इंक्रीजिंग। तो आपने कह दिया लीनियर इंक्रीज। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, किसी भी चीज का आप ग्राफ बना सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास में विच इज एनर्जी। क्या है हमारे पास, थर्ड, एनर्जी। ठीक है, तो मुझे पता है एनर्जी जो होती है वो क्या होती है। तो मैंने कहा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पहले तो सबसे पहले मेरे को देखना है व्हाट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के।
यस और नो? मैंने कहा मुझे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, लेकिन बोहर ऑर्बिट के लिए निकालनी है। उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो किस में रिवॉल्व कर रहा है, बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए मुझे निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बोहर मॉडल यूज करना पड़ेगा। बोहर मॉडल यूज करने के लिए आपने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। आपको मैंने कहा था सारे फॉर्मूले दो ही पोस्टुलेट से निकल कर आते हैं। पहला पोस्टुलेट था जिसके अंदर हम कह रहे थे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दूसरा पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। यस और नो? तो आइए, मैंने कहा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के। मैंने बोहर पोस्टुलेट यूज कर लिया, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। मैंने बोहर पोस्टुलेट यूज कर लिया विच इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यस और नो? मैंने कहा ये r से r कैंसिल, mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या इस mv स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास में आ गया पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। क्लियर है? तो मैंने कहा इसकी वैल्यू उठाकर ऊपर रख दी तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ एज इट इज। mv स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो k ze स्क्वायर अपॉन r। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कह दिया कि सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। कहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरम से। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरम आपको क्या कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, k q1 q2 अपॉन r के। मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं किसी भी एटम की, तो एटम के अंदर ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, माइनस ई चार्ज। ये है आपके पास में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कितना मैग्नीट्यूड, ई ही मैग्नीट्यूड है। ये रहा, मुझे नहीं पता कितने प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस में, तो कितने हैं हमने मान लिया Z प्रोटॉन है। तो Q2 क्या आ गया आपका Ze और Q1 क्या आ गया आपका माइनस E। वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी K माइनस E इंटू Ze डिवाइडेड बाय R। कितना आ गया, माइनस k ze स्क्वायर अपॉन r। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? अब मैंने कहा मुझे निकालनी है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मुझे पता है कितनी आई है, बताते जाइएगा, 1/2 ऊपर था k ze स्क्वायर अपॉन 2r माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये रही k ze स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? एलसीएम ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो आपने एलसीएम ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं एक में से हाफ गया, 1 k ze स्क्वायर अपॉन r में से हाफ k ze स्क्वायर अपॉन r गया, तो कितना हुआ, हाफ बचा, तो आपने कह दिया माइनस, बड़ा ये है तो इसका साइन आ गया माइनस k ze स्क्वायर अपॉन 2r। एलसीएम भी लेंगे तो भी यही आएगा, ये आ गया आपका टोटल एनर्जी। यस और नो? अब तीनों फॉर्मूले लिख दे रही हूं आपके सामने। काइनेटिक एनर्जी आई थी आपकी k ze स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी आई थी आपके पास माइनस k ze स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? आइए, मैंने कहा क्या ये दोनों चीजें बराबर है मैग्नीट्यूड में, बिल्कुल बराबर है, लेकिन साइन क्या है, दोनों का ऑपोजिट है। तो मैंने कह दिया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों का साइन सेम है, बट टोटल एनर्जी के सामने क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव साइन आएगा, तो आपने लिख दिया ये। अगला, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैंने टोटल एनर्जी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस k ze स्क्वायर अपॉन r मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, बचा ये 2, तो मैंने कह दिया क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये आ गया आपके पास में रिलेशन। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी बातें याद होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद में आपके पास में तीनों में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं इसको। चलें आगे, आइए अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं।
तो सबसे पहले हम ग्राफ किस किस का देखेंगे? ग्राफ देखेंगे हम इस टोटल एनर्जी के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया ग्राफ्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है आपके पास? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। यस और नो? ठीक है। अब मैंने कहा ग्राफ से पहले एक और काम कर लेते हैं कि हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मुझे पता है टोटल एनर्जी क्या है? माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ये r क्या है? रेडियस। रेडियस मुझे पता है क्या था? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। यस और नो? ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर। तो मैंने कहा टोटल एनर्जी आ गई आपकी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन पलट जाएगा। तो मैंने कहा टोटल एनर्जी आ गई बेटा आपकी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पलट के ऊपर चला गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने कहा फ्रैक्शन इस पूरे के पूरे में आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे अलग कर दीजिए और वेरिएबल्स को आप अलग कर दीजिए। तो आपने कह दिया टोटल एनर्जी आ गई आपके पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, 2 हो गए तो के स्क्वायर, जेड आपके पास 2 है लेकिन ये वेरिएबल तो इसको साइड में कर देंगे, ई की पावर हो गई 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू यहां पर z कितने हैं? 2 और n कितने हैं? 2। क्लियर है? तो इन पूरे की ही वैल्यू कितनी आती है? माइनस का 13.6। कितना आता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ गई आपकी? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। अब मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता है आपको? रिलेशन क्या था? यही था। यस और नो? तो मैंने कह दिया अगर ये रिलेशन है, टोटल एनर्जी आपको पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। निकाले? तो मैंने कहा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। माइनस से माइनस कैंसिल तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यस और नो? मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है? साइन ऑपोजिट है। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी बाय तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। कितना आ गया आपके पास? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू potential energy is equals to 2 into total energy minus 13.6 z square by n square। तो कितना आ गया ये आ जाता है आपका 27.2 माइनस का z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? इतना समझ में आता है? तो 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये। क्लियर है? आइए एक बार जरा हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन के अंदर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में मैंने कह दिया सबसे पहले आपके पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई थी बेटा? ये आई थी आपके पास में किसके इक्वल? ये आई थी माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई थी सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव साइन के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में आई थी के जेड ई माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। यस और नो? इसी से मैंने रिलेशन निकाला कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यस और नो? यहीं पर मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर ही तो मैंने कहा सबसे पहले कि वैल्यूज के अंदर ये कितना आया था? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई थी? माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन
यस और नो? आइए, रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन आया था टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यस और नो? ये आपको पता होना चाहिए। तो इस कंक्लूजन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यस, वीडियो को स्टॉप कर भी आप लिख सकते हैं। चले आगे, आइए। अब जरा ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी के। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने कि टोटल एनर्जी आ गया आपका -13.6 Z² बाय n²। मैंने कहा सबसे पहला जो ग्राफ है वो है आपके पास टोटल एनर्जी वर्सेस Z²। क्लियर है? मैंने कहा सबसे पहले ये रहा ओरिजिन, मैंने कहा ये है आपके पास में प्लस Z। मैंने क्या सिखाया, ग्राफ बनाते टाइम पर सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या वो ग्राफ आपका लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो ग्राफ लीनियर आएगा, नहीं करेगा तो ग्राफ नॉन लीनियर आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले चेक कीजिएगा टोटल एनर्जी, ये हो गई आपकी y, x हो गया आपके पास में Z² मिल रहा है एज इट इज, ये आपका हो गया स्लोप। यस और नो? तो मैंने कहा क्या लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, कर रहा है। इंटरसेप्ट कितना है, ये रहा 0, तो ग्राफ तो शुरू होगा यहां से। ग्राफ लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, सीधी लाइन आएगी। मैंने कहा लीनियर ग्राफ होगा नेचर का, नेचर ग्राफ का नेचर क्या होगा, लीनियर होगा। मैंने कह दिया ये है मेरा स्लोप, ग्राफ शुरू होना है ओरिजिन से, स्लोप मेरा है नेगेटिव, तो ग्राफ कहां जाना चाहिए, नीचे की तरफ डिक्रीज होता हुआ। तो ग्राफ चला गया आपका नीचे की तरफ डिक्रीज होता हुआ, ग्राफ आ गया आपका ये। क्लियर है? आइए, नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास टोटल एनर्जी वर्सेस 1/n²। क्लियर है? तो मैंने कहा ग्राफ में सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख ली, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z² इंटू 1/n² प्लस 0। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? मैंने कहा ये x की वैल्यू 1/n² एज इट इज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो ये हो गया हमारा बचा हुआ m, मतलब स्लोप। ग्राफ शुरू कहां से होगा, ये हो गया मेरा इंटरसेप्ट। ग्राफ शुरू होना है ओरिजिन से विच इज 0। अब मैंने कहा लीनियर है, ग्राफ का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, डिक्रीजिंग। ग्राफ आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? आइए, थर्ड ग्राफ है आपके पास, थर्ड ग्राफ है आपके पास टोटल एनर्जी वर्सेस Z। टोटल एनर्जी वर्सेस Z। आपने लिख ली इक्वेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z² बाय n²। यहां पर इस बार x क्या है, Z। क्या आपको Z मिल रहा है एज इट इज, आपको Z² मिल रहा है, सारा का सारा Z आ जाना चाहिए था आपका x में, लेकिन यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन को तो फॉलो नहीं करा। तो मतलब ग्राफ तो लीनियर तो नहीं आएगा, इतना मुझे पता चल गया कि सीधी लाइन तो नहीं आएगी। अब आपको देखना है कि अगर Z आप बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी। तो मैंने कहा माइनस को अभी के लिए हम एक बार असाइड करते हैं, साइड में कर देते हैं। मैंने कहा जैसे जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे ये मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा, बट क्या Z की वैल्यू कभी नेगेटिव होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नेगेटिव हो सकते हैं, -10 प्रोटॉन है, नहीं हो सकता। मैंने कहा तो Z की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ही टोटल एनर्जी कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो आपने कह दिया कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये नेगेटिव वैल्यू है, आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो नेगेटिव है, जैसे जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो आपने देख लिया कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। क्या इस वाले में आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है इस y एक्सिस पर? नहीं। मैंने कहा क्या ये वाली y एक्सिस आपकी नेगेटिव एक्सिस है? बिल्कुल है। मतलब ग्राफ कहाँ आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने कहा Z बढ़ाने से टोटल एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्लियर है? तो मैंने कहा ग्राफ कैसा आ गया आपका, ऐसा। देख लो, चेक कर लेना एक बार, देख लो। मैंने कहा पहले Z था इतना तो टोटल एनर्जी थी इतनी, मैंने कहा Z था आपका इतना बड़ा तो टोटल एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो, Z इंक्रीज हुआ तो टोटल एनर्जी भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज होकर। क्लियर है? तो ग्राफ आ गया आपका ऐसा। आइए, नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास टोटल एनर्जी वर्सेस n²। क्लियर है?
तो मैंने कहा टोटल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर ग्राफ है। मैंने कहा जैसे जैसे एन स्क्वायर की वैल्यू यहां पर देख लेते हैं, तो क्या आपको एन स्क्वायर एज इट इज मिल रहा है? नहीं, यहां पर इक्वेशन में 1/n² है, तो ग्राफ ये वाला भी लीनियर को तो फॉलो नहीं करेगा, तो ग्राफ सीधी लाइन तो नहीं आएगी। मैंने कहा जैसे जैसे एन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी टोटल एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? डिनोमिनेटर बढ़ने से मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, जैसे जैसे एन स्क्वायर बढ़ेगा मैग्नीट्यूड पूरा कम होता जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो मैंने कहा एन के बढ़ाने से टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज होनी चाहिए, बट वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। तो मैंने कहा एन बढ़ेगा और क्या होना चाहिए? टोटल एनर्जी आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। यस और नो? तो कैसे आप ग्राफ बनाओगे? एन बढ़ाना है और टोटल एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। देखो ये था आपके पास में एन इनिशियली इतना, तो टोटल एनर्जी आपके पास में थी इतनी। एन बढ़ाया आपने तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। एन और बढ़ाया टोटल एनर्जी और भी क्या हो गई? डिक्रीज। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? चले आगे। तो ग्राफ आ गया आपका कुछ इस तरीके से। अब मैंने कहा ग्राफ देखने हैं हमें काइनेटिक एनर्जी के, तो मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले 13.6 z² / n²। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहला ग्राफ तो मैंने बना दिया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z²। क्या फॉलो कर रहा है लीनियर इक्वेशन को? तो चेक कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 z² एज इट इज मिल रहा है, ये x हो गया मेरा, तो बाकी बचा हुआ स्लोप प्लस 0, ये इंटरसेप्ट। ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि अगर z² मिल रहा है, ग्राफ में जो स्लोप है इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर के साथ साथ ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ये रहा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n²। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख लू? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 z² इंटू 1/n² प्लस 0। यस और नो? तो मैंने कहा क्या 1/n² मिल गया? एज इट इज मिल रहा है। ये रहा आपका स्लोप विच इज m, ये रहा आपके पास में इंटरसेप्ट, तो मैंने कहा ये आपके पास इंटरसेप्ट। मैंने कह दिया ये स्लोप है, स्लोप कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा जाएगा? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z, ठीक है? तो मैंने कहा इक्वेशन लिखी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 z²/n²। क्या z आपको एज इट इज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर z आपको एज इट इज नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप फिर? तो मैंने कहा z जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव में बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू कैसी आ गई? ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो z बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती चली गई। ठीक है? मैंने कहा फोर्थ ग्राफ है आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस n²। मैंने कहा जैसे जैसे n² बढ़ेगा, पहली बात तो ये फॉलो नहीं कर रहा लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर तो नहीं आएगा क्योंकि वहां n² है, यहाँ 1/n² है। तो मैंने कहा लीनियर नहीं आएगा तो ग्राफ कैसा होगा? नॉन लीनियर। तो मैंने कहा जैसे जैसे n² बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती जाती है? आपकी डिक्रीज होती जाती है। n² जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी? आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी n के बढ़ाने से। ग्राफ आ गया आपका ऐसा। क्लियर है? क्लियर है? ये सारी के सारे ग्राफ से क्वेश्चन आता है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ग्राफ को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी ग्राफ में कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिएगा और वापस से सीखिएगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया ग्राफ, किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले ये हमारे पास में क्या है बेटा? न्यूक्लियस। हाँ या ना? मैंने कहा इसके चारों तरफ शेल्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2, ये आ गया आपके पास n इक्वल्स टू 3। ठीक है? इन्हीं शेल्स को मैं बना रही हूँ और एनर्जी आपके सामने रख रही हूँ। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और ये हमारे पास में फर्स्ट शेल जिसके लिए n की वैल्यू है 1, जिसे आप k शेल भी कहते हो। ठीक है? मैंने कहा ये आपके पास में है n इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपके पास n इक्वल्स टू 3, ये हो गया आपके पास n इक्वल्स टू 4, और ये हो गया आपके पास में n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है? मैंने कहा एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? टोटल एनर्जी क्या थी आपके पास में? तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था आपके पास
टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, मुझे नहीं पता एटम किसका है तो, लेकिन मुझे एन की वैल्यू तो फिक्स है हर शेल के लिए, तो मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहा यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 जेड स्क्वायर, मुझे नहीं पता। एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया आंसर, -13.6 जेड स्क्वायर। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 जेड स्क्वायर, मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना है, एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो आपने लिख लिया 4। कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -3.4 जेड स्क्वायर। यस और नो? मैंने कहा ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये लिख लिया आपने 9। क्लियर है? तो यहां से आ गया आपके पास 1.51 जेड स्क्वायर। क्लियर है? मैंने कहा ये टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -0.85 जेड स्क्वायर। यस और नो? तो ये वैल्यू आ गई आपकी E1, ये हो गया आपके पास E2, ये हो गया आपके पास E3 और ये हो गया आपके पास E4। यस और नो? मैंने कहा इनका डिफरेंस मुझे निकालना है, तो मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी तो E2 में से E1 को माइनस कर दूंगी, ये डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने कह दिया E2 माइनस E1 की बात करें तो ये कितना आएगा, -3.4 जेड स्क्वायर माइनस 3.4 जेड स्क्वायर माइनस -13.6 जेड स्क्वायर। कितना आता है यहाँ से आंसर आता है 10.2 जेड स्क्वायर। यस और नो? तो मैंने कह दिया यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस कितना आएगा, तो मैंने कहा 3.4 में से 1.51 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास E3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.86 अप्रोक्स 1.86 जेड स्क्वायर। क्लियर है? आइए, मैंने कहा ये वाला डिफरेंस कितना आएगा, तो ये E4 माइनस E3 कितना आएगा 0.66 जेड स्क्वायर। यस और नो? अब यहां से कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। देखिए, मैंने कहा जैसे जैसे आपकी शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर टोटल एनर्जी -13.6 थी, यहाँ पर -3.4 हो गई, -1.51, तो नेगेटिव के अंदर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या होती जा रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है। तो पहली बात तो मैंने लिख ली नोट डाल करके कि आपके पास, नोट डालकर लिख लिया मैंने कि जैसे जैसे एन आपके पास इंक्रीज हो रहा है एनर्जी क्या होती जा रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस का, तो पहले डिफरेंस था 10.2 का, फिर था 1.86, फिर था 0.66, तो डिफरेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैंने कहा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन हमेशा क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो मैंने लिख लिया ऑन इंक्रीजिंग एन एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये E इनफाइनाइट कितना आया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है बेटा, 0। तो एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पर, 0 आ गई। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रहेगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी क्या होती जाती है आपकी, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे ही शेल इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो क्या उसके बीच में कोई भी एनर्जी डिफरेंस होगा, कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा। शेल एक दूसरे को क्या करने लगेगी, ओवरलैप करने लगेगी। क्लियर है इतनी सी बात? इतनी सी बात क्लियर है? आइए अब डिस्कस करते हैं एक यूनिट कन्वर्जन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पर काम आ सकता है, विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 96 किलो जूल पर मोल। अगर आपको आंसर किलो जूल पर मोल में पूछ लिया जाए तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन यूज करना है, ठीक है। अगर सिर्फ किलो जूल में पूछा जाए तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल होता है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r एंड 4r। तो r1 अपॉन r2 तो कितना आ गया आपके पास, r अपॉन 4r।
क्लियर है? आइए, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन इज, आपको बताना है T1 से T2 का आपको रेशियो बताना है। तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1.51 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 n क्यूब बाय z स्क्वायर। यस और नो? तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर? यस और नो? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं T1 बाय T2 की, तो T1 बाय T2 किसके इक्वल हो गया, n1 क्यूब अपॉन z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n2 का क्यूब। यस और नो? सेम एटम की बात हो रही तो z से z कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, T1 बाय T2 इज इक्वल टू n1 क्यूब अपॉन n2 का क्यूब। यस और नो? मुझे अगर n1 n2 की बात पता चल जाए, n1 और n2 की वैल्यू पता चल जाए, तो मेरे पास T1 T2 का रेशियो आ जाएगा। तो n1 n2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस रेडियस से निकालेंगे। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो क्या इसको लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कितना आ गया, n1 स्क्वायर अपॉन z इंटू z अपॉन n2 का स्क्वायर। z से z कैंसिल, क्योंकि सेम एटम है। मैंने कहा r और R2 कितना आ गया आपके पास, r अपॉन 4r, वैल्यू पुट कर दी मैंने n1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, r से r कैंसिल, 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां से यहां पर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। यस और नो? तो मैंने कह दिया n1 n2 की वैल्यू आ गई 1/2। T1 अपॉन T2 क्या था आपके पास, n1 क्यूब अपॉन n2 का क्यूब। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, कितना आ गया, 1/8। यस और नो? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है? आइए, the radii of two Bohr orbit of hydrogen atom are in the ratio 4:9। radii of two Bohr orbit, तो R1 और R2 का रेशियो दे रखा है 4:9। क्लियर है? the energy difference between them may be, एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है R1 और R2 के बीच में। तो R2 और R1 के बीच में अगर आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको शेल का नंबर पता होना चाहिए, तो आपको शेल नंबर निकालना पड़ेगा एनर्जी डिफरेंस के लिए। तो वो आप कहां से निकालेंगे, यहां से। तो आपने कहा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो R1 अपॉन R2 आप लिख सकते हो n1 का स्क्वायर अपॉन z इंटू z अपॉन n2 का स्क्वायर। z से z कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, R1 R2 है, 4/9 लिख लिया मैंने, इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो इसको, 4/9 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 की पावर 2, होल की पावर 2। तो ये पावर इधर आएगी तो अंडर रूट बन जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/9 का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3। तो n1 और n2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 और 3। यस और नो? तो आपको जो एनर्जी डिफरेंस निकालना है वो किसके बीच में निकालना है, n1 n2 n3। आपको किस किस के बीच में निकालना है, 2 और 3 के बीच में। ये एनर्जी डिफरेंस आपको बताना है। और आपको पता है ये वैल्यू कितनी थी, अभी आपने निकाली, 1.86 z स्क्वायर था। यस और नो? तो कितना आ गया आपके पास, 1.86 z स्क्वायर। अप्रोक्स 1.86 था, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात? आइए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, उतना ही रहेगा आंसर। The potential energy of electron present in the ground state of beryllium plus 3 ion is represented by, potential energy of electron present in the ground state of beryllium plus 3। ठीक है, बेरिलियम प्लस 3 का मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 में ही एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, कुछ इस तरीके से। मैंने कहा बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। Z की वैल्यू कितना, एटॉमिक नंबर कितना, 4 हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था kZe स्क्वायर अपॉन R। यस और नो? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं R की, तो R तो आपको एज इट इज दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। यस और नो? मैंने कहा क्या आपको Z दिखाई दे रहा है कहीं पे ऑप्शंस के अंदर, नहीं, मतलब Z की वैल्यू पुट की गई होगी। तो मैंने Z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, K इंटू 4
ई स्क्वायर अपॉन आर। अब के आपको नहीं दिख रहा, के क्या होता है आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये माइनस का होता है, ठीक है, तो कितना आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e² इंटू आर। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, -e² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस और नो, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। चेक कर लीजिए किससे मैच हो रहा है, माइनस है, ये रहा ऑप्शन ए, e² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और बोला है इन द ग्राउंड स्टेट इज x किलो जूल, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है आपके पास, x किलो जूल है। The energy required for an electron to jump from second orbit to third orbit will be, आपको बताना है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 जाना है, कितनी एनर्जी आपके पास रिक्वायर्ड होगी, और आपको जो ऑप्शन है वो x की टर्म्स में गिवन है। तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता है, मान लो ये आपके पास में एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, तो इस बाहर के वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने कह दिया अगर इसको ऐसे समझे हम, तो मैंने कहा n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर कोई भी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालना है, मतलब इसे कहाँ भेजना है आपको, इनफाइनाइट पर भेजना है। कौन से शेल में भेजना है, इनफाइनाइट पर। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी, इसके डिफरेंस की जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इस डिफरेंस की जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ये आपकी क्या हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्लियर है, मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो वैलेंस शेल ये होती, वैलेंस शेल से इनफाइनाइट पर भेजना है तो डिफरेंस आपको इतना लेना पड़ता, तो आप वैसे देखते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए बोली है, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, n इक्वल्स टू 1 में फिल करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई आपका ये वाला डिफरेंस। तो E इनफाइनाइट माइनस E1, E इनफाइनाइट तो कितना होता है 0, माइनस E1 कितना, -13.6 Z² बाय n²। यस और नो, हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना हो गया, हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना हो गया आपके पास 1, और इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास 1, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही कितना दे रखा है आपको, x के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं इक्वेशन के अंदर 13.6 को ही रिप्लेस करना है मुझे x से, बिल्कुल करना है। मैंने कहा अब आपको बताना है ये वाला डिफरेंस, तो मैंने कहा डेल्टा E इज इक्वल्स टू E3 माइनस E2, ठीक है, आ जाओ, ये रहा आपके पास n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। आपको पता है ये वाला डिफरेंस कितना होता है, 1.86 या फिर 1.89 Z²। यस और नो, तो ये आ गया आपके पास 1.89 Z²। तो 1.89 Z² है, तो मैंने कहा सबसे पहले आप क्या कह सकते हो, यहां से 1.89 Z² है, तो आपका x आपको इंट्रोड्यूस करना है ना, तो x आपका इस तरीके से नहीं इंट्रोड्यूस होगा, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, तभी 13.6 को कॉमन ले पाएंगे। तो -13.6 Z² अपॉन n², और n की वैल्यू कितनी है, तो मैंने ले लिया कि n की वैल्यू है 3, तो 3 का आपका आ गया स्क्वायर, माइनस -13.6 Z² अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 2, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर है, -13.6 Z² मैंने कॉमन ले लिया, -13.6 Z², ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, यहां से माइनस कॉमन आ चुका है, 1/9 माइनस, अंदर क्या आ गया, एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस बच गया, तो ये आ गया 1/4। यस और नो, तो मैंने कह दिया एटम कौन सा था, हाइड्रोजन एटम था, कौन सा एटम था आपके पास, हाइड्रोजन एटम ही था, उसी के लिए निकालना है, हाँ, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपने लिख लिया -13.6, यहां से आपने एलसीएम ले लिया 36, ये आ गया 4 माइनस 9, कितना आया -13.6 माइनस 5/36, माइनस माइनस प्लस, 13.6 किसके इक्वल है, आपका x के इक्वल, तो आपने लिख लिया x इंटू 5/36, तो ये आ गया 5x/36। क्लियर है, तो क्या आ गया आपके पास ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
if the first ionization potential of hypothetical atom is 16V, ionization potential कितना है आपके पास 16V, ionization potential वही ionization energy है, then the first excitation potential will be, first ionization potential है, ठीक है। तो मैंने कहा मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, आपको इनफाइनाइट में भेजना है, तो मैंने कह दिया E आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू E इनफाइनाइट माइनस E1, ये तो जीरो हो गया, किसके इक्वल 13.6 Z स्क्वायर बाय n की वैल्यू तो 1, तो 13.6 Z स्क्वायर ही किसके इक्वल दे रखा है आपको 16V के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब आपको आगे बोला है क्या, देन फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बताना है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसको पहली बार बस एक स्टेप ऊपर आपको एक्साइट करवाना है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, आपको बस एक एक्साइटेशन कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजना है। तो मैंने कहा डिफरेंस आपका भेजने के लिए आपको इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 कितना हो गया -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर माइनस -13.6 Z स्क्वायर अपॉन 1, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो मैंने कहा -13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या अंदर 1/4 माइनस 1/1, यस और नो। तो 13.6 Z स्क्वायर तो 16V के इक्वल है, माइनस 16V लिख लिया मैंने, यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 4, 1 माइनस 4 आ गया, तो कितना आ गया ये -16V इंटू माइनस का 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 16 इंटू 3/4, ठीक है। तो कितना आ गया 16 इंटू 3/4, तो 4 ये आ गया आपका 12V, कितना आ गया 12V, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से निकालना है, V रह गया यहाँ पर, ये V, क्लियर है। आइए, radiation corresponding to the transition n equals to 4 to n equals to 2 in hydrogen atom falls on a certain metal जिसका वर्क फंक्शन है इतना, then the maximum kinetic energy of photoelectron will be radiation corresponding to n equals to 4 to the n equals to 2। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये n1 है बेटा, ये n2 है, ये n3 है और ये n4 है, ठीक है। रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, ये आया यहां से यहां पर, ठीक है। यहां से कुछ रेडिएशन इसने एमिट की होगी, हाँ या ना, कितनी एमिट करेगा, इसके एनर्जी की डिफरेंस जितने एमिट करेगा। फॉल्स ऑन अ सर्टेन मेटल, यही किस पे फॉल हुई है, किसी मेटल के ऊपर ये फॉल कर रही है, ये कोई मेटल है जिसके ऊपर ये फॉल हुई है, और यहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका इजेक्ट हो गया है, ठीक है। और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बताना है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, क्लियर है। तो मैंने कहा ये जो इंसिडेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, इसके एनर्जी के डिफरेंस जितना इंसिडेंस हो रहा है। तो मैंने कहा जो EI है वो क्या हो गया आपका इस एनर्जी के डिफरेंस जितना, मतलब E4 माइनस E3। तो मैंने कहा मुझे पता है E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 नहीं, E4 माइनस E2 निकालना है मुझे, ये मैंने निकालना है। तो यहां पर मैंने निकाल दिया 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 13.6 Z स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यस और नो। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास में यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन एटम, तो Z की वैल्यू क्या हो गई, हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो गई, 1 वैल्यू पुट कर दो, तो Z आ गया आपका 1, ये भी कितना आ गया आपका 1, क्लियर है। तो मैंने कहा 13.6 ले लिया मैंने यहां से कॉमन, ये बच गया 1/16 माइनस 1/4, ठीक है। तो एलसीएम ले लें यहां से, तो माइनस 13.6 एलसीएम ले लिया मैंने 16, ये 4 माइनस 16 कितना हो गया -12, ये आ गया आपके पास 4 3 और ये 4, ठीक है। तो ये आ गया -13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। वर्क फंक्शन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के निकालनी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई कर दो, EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, 5 मुझे पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये है माइनस का 13.6, कुछ तो गड़बड़ हुई है, हाँ माइनस माइनस प्लस हो चुका है बेटा, ये प्लस है,
13.6 इंटू 3/4, 5 इधर आ गया, कितना हो गया माइनस का 2.5 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 4 3 ये 4, ये आ गया आपके पास 12 1 9 और 1 10, 10.2 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया 10.2 2.5 5 6 7 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार वापस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the energy of 1 2 and 3 energy levels of a certain atom is this respectively. A photon of wavelength lambda is emitted during the transition of 3 to 1. What will be the wavelength of emission of transition 2 to 1? आपको बताना है। मैंने कहा ये एक एनर्जी लेवल्स कुछ है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी है रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, ये E है, ये 4E/3 है और ये आपके पास 2E है। ठीक है, द फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ 3 to 1। यहां से यहां आए तो लैम्डा वेवलेंथ आपकी एमिट हुई है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिशन ऑफ ट्रांजिशन 2 to 1? ये आपको लैम्डा डैश बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है आपको? आइए, अब मैंने कहा ये तो मुझे पता है लैम्डा है, ठीक है, और आपको लैम्डा के टर्म्स में बताना है, तो मैंने कहा डेल्टा ई किसके इक्वल आ गया, E3 माइनस E1 के इक्वल। इसका एनर्जी डिफरेंस निकाले, E3 कितना है 2E माइनस E1 कितना है E, तो E की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा E जो है ये क्या हो जाएगा hc/लैम्डा। तो मैंने कह दिया ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके बराबर है, hc/लैम्डा के बराबर है। यहां से जो वेवलेंथ रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, लैम्डा ही वेवलेंथ रिलीज हुई है। तो मैंने कहा 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू E/hc लिख सकती हूँ मैंने कह दिया लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, फिर लैम्डा आ गया आपका hc/E। यस और नो? अब आपको निकालना है इसका लैम्डा कितना रिलीज होगा, तो मैंने कहा डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। यस और नो? ये फिर से आ गया hc/, यहां क्या रिलीज हुआ, लैम्डा डैश, तो मैंने लिख लिया लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आपके पास में है E2 कितना है 4E/3 माइनस E, कितना आ गया, एलसीएम ले लिया, 4E माइनस 3E कितना आ गया, ये E/3 इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा डैश। यस और नो? यहां पर आप एक काम कीजिए, E की वैल्यू पुट कर दीजिए hc, ये E की वैल्यू है hc/लैम्डा, पुट कर दो यहाँ पर E की वैल्यू hc/लैम्डा। तो मैंने कहा hc/लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा इंटू 3। hc से hc कैंसिल, कितना आ गया 1/लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1/3 लैम्डा, तो कितना है ये 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश आ गया आपका 3 लैम्डा के इक्वल। किसके? तो ये है आपके पास में कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें हमने ये देखा कि एनर्जी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने कैसे कोरिलेट करवाया, किस तरीके से हम आंसर्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, जिससे कि आप बहुत ही फेमिलियर हो जाए इन क्वेश्चन से। आपको सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपने सिलेबस से फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है, और फेमिलियर होने के लिए आपको क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एकदम सिलेबस आपके टिप्स पे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाते बनाते आपको खुद से भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशंस को चेक करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो बेटा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ इसी तरीके के कुछ बेहतरीन लेक्चर्स के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।